नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूनिक में। आज 17 नवंबर 2020 है। यूपीएससी हिंदी क्यूज का ये 20वां लेक्चर है। 10 क्वेश्चन पर डे, करंट अफेयर और एस्थेटिक्स के। तो पहला प्रश्न लेते हैं आज का। भारत में एथेनॉल की खरीद मुख्य रूप से बाजार निर्धारित कीमतों के आधार पर तेल विपणन कंपनियों ओएमसी द्वारा की जाती है। गलत है, ये सरकार द्वारा की जाती है। भारत खाद्यान्नों से एथेनॉल के उत्पादन की अनुमति नहीं देता है, ये भी गलत है। एथेनॉल ब्लेडेड पेट्रोल कार्यक्रम को संपूर्ण भारत में लागू किया गया नहीं। लक्षद्वीप के अंडमान निकोबार वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर लागू नहीं किया गया। तो इसका आंसर यहाँ पे दरअसल क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। गन्ना रस सिरप या चीनी से उत्पादन की अनुमति प्राप्त है वर्तमान में। और ये प्रश्न जो है क्यों समाचार में था? सरकार ने गन्ना द्वारा निर्मित एथेनॉल की कीमत में वृद्धि कर दी थी। सरकार एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम को लागू कर रही है। जहां तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल में 10% तक एथेनॉल मिलाकर बेचती हैं। इस कार्यक्रम को 1 अप्रैल 2019 से अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के अलावा पूरे भारत में विस्तारित किया गया है और इसका उद्देश्य वैकल्पिक और पर्यावरणीय ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। सरकार ने 2014 से ही एथेनॉल की प्रशासित कीमतों को अधिसूचित जारी की है। अगला प्रश्न, एथेनॉल का उत्पादन किन कच्चे मालों के द्वारा किया जाता है? चुकंदर, स्वीट सारगम और कशावा, गन्ने का रस। इसका आंसर क्या होगा? डी। डी होगा। क्षतिग्रस्त अनाज को शामिल करने के लिए एथेनॉल उत्पादन के लिए कच्चे माल के दायरे का विस्तार किया है। अगला प्रश्न, हाल में समाचारों में चर्चित गिलगित बाल्टिस्तान की सीमाएं निम्नलिखित किन क्षेत्रों से लगती हैं? तो चीन के जिजियांग क्षेत्र से सही है। जम्मू और कश्मीर से भी लगती हैं, लद्दाख से। अक्साई चीन से नहीं लगती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। ये गिलगित बाल्टिस्तान है, ये पीओके है, ये वाला हिस्सा। और ये जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख है, ये अक्साई चीन है। तो ये दोनों गिलगित बाल्टिस्तान से मिलते हैं, जबकि अक्साई चीन नहीं मिलता। और चीन का ये वाला क्षेत्र है, इसी में ऐसे पूरा। तो अगला प्रश्न लेते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। यहाँ विश्व के 2/3 एक सींग वाले गैंडा पाए जाते हैं। बिल्कुल पाए जाते हैं। काजीरंगा को एविफेनल प्रजातियों के संरक्षण के लिए वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह पश्चिमी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट के किनारे पर स्थित है। ये गलत है। असम में है तो पूर्वी भी हो सकता है, पश्चिमी तो होगा ही नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। जैसे तीसरा गलत करते हैं हमारा आंसर आ जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व यह असम में स्थित है और मेरी कर्जन की सिफारिश पर 1908 में गठित यह गोलाघाट और नागावा जिले में पूर्वी हिमालयी जैव विविधता हॉटस्पॉट के किनारे पर स्थित है। यहाँ विश्व के 2/3 एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। यह एक विश्व धरोहर स्थल है।
4 प्रमुख नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र, डीपलू, फिर मोरा डीपलू और मोरा धनसरी। गैंडा, हाथी, रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाटिक वाटर बफेलो यहाँ पर पाए जाते हैं। ये चित्र रहा मोरा धनसरी, फिर डीपलू रिवर, और ये ब्रह्मपुत्र है। अगला प्रश्न रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में है। रिवर्स चार्ज एक ऐसा तंत्र है जिसमें वस्तुओं या सेवाओं का प्रदाता वस्तु और सेवाओं के प्राप्तकर्ता के बजाय कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो पहला गलत है, ये उल्टा कर दिया गया। आरसीएमई का कर चोरी की जांच करने और सरकार के कर आधार का विस्तार करने में मदद करता है, बिल्कुल करता है। यह छोटे व्यवसायियों को वस्तु और सेवा कर नेटवर्क जीएसटीएन पर स्वेच्छा से पंजीकरण के लिए बाध्य करता है, बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। पहले ये जानते हैं कि रिवर्स चार्ज क्या है। तो यह एक ऐसा तंत्र है जिसमें वस्तु या सेवाओं का प्रदाता के बजाय वस्तु और सेवाओं के प्राप्तकर्ता का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है। सामान्य कराधान व्यवस्था के तहत आपूर्तिकर्ता खरीदार से कर जमा करता है और उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ आउटपुट कर देयता को समायोजित करने के बाद उससे जमा करता है। लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत कर भुगतान का दायित्व आपूर्तिकर्ता से प्राप्त होता है। आरसीएमई का मुख्य उद्देश्य क्या है? चोरी की जांच करना और कर आधार का विस्तार करना था। जीएसटी लागू होने के कुछ महीने बाद ही मुख्यतः रिवर्स चार्ज फीचर की उपस्थिति के कारण अप्रत्यक्ष करदाता आधार में तेजी से विस्तार हुआ। आरसीएम का अन्य प्रभाव यह था कि छोटे विक्रेता जो बड़े ग्राहकों की आपूर्ति करना चाहते थे स्वेच्छा से जीएसटी नेटवर्क पर पंजीकृत हुए थे। अगला प्रश्न भीमबेटका के बारे में है। यह महाभारत के पात्रों के नाम पर रखा गया था, बिल्कुल सही है। और उत्तरी पुरापाषाण काल से के साथ साथ मध्यकालीन काल के शैल चित्र इन गुफाओं में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। भीमबेटका का चित्र अधिक धर्मनिरपेक्ष, ये गलत है। वहाँ पे कुछ सिंबल मिले हैं धार्मिक रूप से संबंध रखने वाले। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। एक सेकेंड, ये रहा। शैल चित्रकला रॉक पेंटिंग्स में कई परतें हैं जो पुरापाषाण काल से लेकर उत्तरी पुरापाषाण मेसोलिथिक युग से लेकर प्रोटोहिस्टोरिक प्रारंभिक ऐतिहासिक और मध्ययुगीन काल से संबंधित है। यहाँ के सबसे प्राचीन चित्र को आमतौर पर मेसोलिथिक युग से संबंधित माना जाता है। रॉक शेल्टर में बाइसन, टाइगर, गैंडा, जंगली सुअर, हाथी, बंदर, मृग, छिपकली, मोर आदि जानवरों को बहुतायत से चित्रित किया गया है। लोकप्रिय धार्मिक और अनुष्ठान प्रतीक भी चित्रित है। ये रहा भीमबेटका के चित्र। अगला प्रश्न मध्यपाषाण काल के बारे में है। माइक्रोलिथी का उपयोग मध्यपाषाण के लोग शिकार के लिए करते थे, बिल्कुल सही है। इस अवधि के दौरान जानवरों को पालतू बनाना और आदिम खेती की शुरुआत हुई, बिल्कुल सही। इस अवधि के दौरान गंगा के मैदान में प्रथम मानव अधिवास प्रारंभ हुआ। इसका आंसर क्या होगा? डी। मेसोलिथिक या मध्यपाषाण युग की कालावधि कितनी है? 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व। मध्यपाषाण अवशेष गुजरात के लंघानज, मध्य प्रदेश के आदमगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ स्थानों में पाए जाते हैं। मध्यपाषाण युग के स्थलों पर पृथक प्रकार के पाषाण उपकरण पाए गए हैं। ये सूक्ष्म पाषाण के उपकरण हैं जिनका आकार प्रायः 5 सेंटीमीटर से अधिक नहीं था, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ
कहा जाता है। अनुकूल जलवायु, बेहतर वर्षा और गर्म वातावरण के कारण खानाबदोश का यह स्थान मौसमी अस्थायी बस्तियों की शुरुआत हुई। इस अवधि के दौरान गंगा के मैदान में प्रथम मानव अधिवास हुआ। जानवरों कौन कौन से थे पालतू वाले? और नहीं, जानवरों को पालते थे, बागवानी करते थे और आदम खेती की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न लेते हैं। 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं सदी के प्रारंभ के दौरान जोतदार के रूप में जाना जाने वाली धनी किसानों के एक वर्ग ने गांव में अपनी स्थिति को मजबूत किया और भूमि के विशाल क्षेत्रों का अधिग्रहण किया। सही है। और जोतदार जमींदारों के प्रति वफादार थे और उन्हें रैयतों से राजस्व एकत्रित करने में मदद करते थे। तो इसका आंसर क्या है? ये गलत है, दूसरा वाला, कोई मदद नहीं होती थी, और पहला सही है, ए। जहाँ कई जमींदार 18वीं सदी के अंत में संकट का सामना कर रहे थे, धनी किसानों का एक समूह गांव में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा था। अमीर किसानों के इस वर्ग को जोतदार के रूप में जाना जाता था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जोतदारों ने भूमि के विशाल क्षेत्रों, कभी कभी कई हजार एकड़ का अधिग्रहण किया था। उन्होंने स्थानीय व्यापार के साथ साथ साहूकारों को नियंत्रित किया। क्षेत्र के गरीब कृषकों पर अत्यधिक शक्ति का प्रयोग किया। उनकी जमीन का एक बड़ा हिस्सा बटाईदार अधियारों या बरगादारों द्वारा खेती की जाती थी। स्वयं अपने हल लाते थे, खेत में काम करते थे और फसल के बाद आधी उपज जोतदारों को सौंप देते थे। उन्होंने जमींदारों द्वारा गांव की जमा लगान को बढ़ाने के प्रयास का जमकर विरोध किया। जमींदार अधिकारियों को उनके कर्तव्यों को निष्पादित करने से रोका, उन पर निर्भर रहने वाले रेतों को इकट्ठा किया और जमींदारों को राजस्व का भुगतान करने में जानबूझकर देरी कर देते थे। उत्तरी बंगाल में जोतदार सबसे शक्तिशाली थे। कुछ स्थानों में उन्हें हवलदार कहा जाता था। अन्य जगहों पर उन्हें गांठीदार या मंडल के रूप में जाना जाता था। उनके उदय ने अनिवार्य रूप से जमींदारों के अधिकारों को कमजोर कर दिया। अगला प्रश्न, संधियों, 3 संधियां दी गई हैं, उनके कालक्रम के बताना है। इलाहाबाद की संधि, वेसिन की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि। इलाहाबाद की संधि 65 की है और बेसिन की है 1802। श्रीरंगपट्टनम की संधि है ये 1892 की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3, 2, सी। बक्सर के युद्ध के दौरान मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, सम्राट आलमगीर द्वितीय के बेटे और रॉबर्ट क्लाइव के बीच 12 अगस्त 1965 को इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 18 मार्च 1792 को श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। पूना की लड़ाई के बाद 31 दिसंबर 1802 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत में पुणे के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। आज का आखिरी प्रश्न, नरमपंथियों का दृष्टिकोण क्या था? उन्होंने विधान परिषदों में भाग लेने के विचार को अस्वीकार कर दिया था। ये गलत है, वह भाग लेते थे। वे अनन्य के बजाय विरोध में विश्वास करते थे। विरोध का वह विरोध करते थे और अनन्य का समर्थन करते थे। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। नरमपंथियों ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीकों को अपनाया था। उन्हें ब्रिटिश सद्भावना और न्याय में विश्वास था। वे दलों और संघों में संगठित थे। यहाँ तक कि चरमपंथियों ने भी ऐसे ही किया था, लेकिन उनके दृष्टिकोण अधिक कट्टरपंथी थे। नरमपंथी अनुयायी के बजाय विरोध में विश्वास करते थे। तो आज का डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।